मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में फिर मैं फिजिक्स के लास्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। कैपेसिटर में हम लोगों ने डिफरेंट केस में एज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन इन मिडल ऑफ देम, इसके बाद स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर, इन डिफरेंट केस में हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिफरेंट ऑब्टेन किए। बट हम लोग को इस क्लास में जो ऑब्टेन करना है वो मेनली रूप से डिस्कस करना है ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर के बारे में। जैसा कि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, सिमिलर है यहाँ पे भी हम लोग स्टडी करेंगे, बस फॉर्मूला का डिफरेंस हो जाता है और मेनली रूप से फॉर्मूला का रिवर्स हो जाता है। जो यहाँ पे हम लोग पैरेलल में जिस तरह से फॉर्मूला लगता है यहाँ पर वो सीरीज में आ जाता है, जो वहाँ पे हम लोग सीरीज में पढ़ते वो यहाँ पे पैरेलल में पढ़ लेते, बस सिंबल का तो फर्क है, वहाँ पे आर और यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो सी, या कंडेंसर है तो सी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। आज के क्लास क्या ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर में पैरेलल, इनके सब पैरेलल, इसको बोलिए पैरेलल कैपेसिटर कंडेंसर लिखिए। क्या लिखेंगे? एक पैरेलल कंडेंसर या कैपेसिटर। इस केस में क्या होगा इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। एक मिनट रुकिए, ब्लैक पेन लेते हैं, देखिएगा ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन लिखने बोल रही सॉरी, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। तो सबसे पहले पैरेलल वाला में हम लोग क्या सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए पैरेलल वाला का केस क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले फिगर से ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज सारा का सारा आप लोग को सेम ही मिलेगा। डिफरेंस क्या है कि पैरेलल प्लेट में जो होती है ना, हाँ तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में जो होती है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे सारे प्लेट पे, ये मेरा प्लेट है, तो इसके अपोजिट प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे प्लस Q1 है तो यहाँ पे माइनस Q1 होगा, यहाँ पे प्लस Q2 है तो यहाँ पे माइनस Q2 होगा, और यहाँ पे अगर आपका प्लस Q3 है तो यहाँ पे आपका माइनस Q3 चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इतनी बात अगर आप समझते हैं तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल आपको यहाँ पे समझना है, उसके बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। वो पॉइंट क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर और कंडेंसर पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच ऑफ देम विल बी सेम। मतलब इस दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ पर भी होगा, तीनों केस में सेम होगा। यहाँ पे ये नोट केवल लिख लीजिएगा, एज we know that in parallel potential difference between two plates, potential difference between two plates for each condenser is same, but the charges, लेकिन चार्जेस क्या होगा on them will be different। और वो क्या होगा, वो होगा अगर Q1 पर लेंगे तो क्या हो जाएगा C1 भी, Q2 पे लेंगे तो क्या होगा C2 भी, सारे में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट उसका जो कैपेसिटेंस और चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा। और Q3 बराबर क्या हो जाएगा C3 टाइम्स B। अगर मान लीजिए तीनों कंडेंसर को जोड़ने के बाद एक तीसरा कंडेंसर मेरा बन गया, वो कंडेंसर आपका मान लीजिए ये कंडेंसर है जो कि इसके जिसका वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, समझिए क्या है इक्विवेलेंट है। तो ये मान लीजिए अर्थ देखोगे, ये अर्थ का सिंबल है, अर्थ कर दिया। अब देखिए तो ये आपका जो मान लीजिए इसका आपका ये इसका कैपेसिटेंस है और चार्ज आपका प्लस Q है, तो यहाँ पे आपका माइनस Q चार्ज डेवलप करेगा। ये Q1 Q2 Q3 है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक आप बोलोगे कि इसका जो होगा आपका क्या होगा Q बराबर C भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा Q बराबर C भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका Q बराबर C भी हो गया तो टोटल का टोटल जो चार्ज
इस कंडेंसर पे, इस कंडेंसर पे, इस कंडेंसर पर, तीनों कंडेंसर पर जो टोटल चार्ज होगा इस चार्ज के बराबर हो जाएगा। सो यू कैन सो राइट आल्सो Q बराबर Q1। सो यू कैन राइट, तो अगर तीनों पर जो आपका चार्जेज होगा वो सेम हो जाएगा तो वहां पे क्या पढ़ेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर ये इस तरह से लिखेंगे तो Q बराबर आप जानते हैं C भी, तो यहाँ पे ये क्या देगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। आफ्टर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय V you get C is equal to C1 plus C2 plus C3 which implies or which shows the capacitance of resultant कंडेंसर या कैपेसिटर या इफेक्टिव कैपेसिटर बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीन कंडेंसर ये कैपेसिटर है जिसका जिस पे ईच ऑफ एवरी कंडेंसर individually shows Q1 charge, Q2 charge, Q3 charge having also different individually capacitance U1, C2, C3, then as you know that total charge will be the Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। after it you finally get C is equal to C1 plus C2 plus C3। तो याद रखेंगे यहीं पर आपका जैसे कि आप इलेक्ट्रिक करंट बताइएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पे जो आपका रेसिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन ये कैपेसिटेंस में क्या होता है कि पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। अब अगर ये आप लोग अगर समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं सिंपल सा एक बात, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इसी में एक छोटा सा और वो भी है उसको भी समझ लेते हैं जो कि आपको कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। क्या समझना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। एक मिनट लिखिए, टॉपिक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर का मतलब हो गया कि आपका एक प्लेट हो गया, मान लीजिए ये, दूसरा हो गया ये आपका माइनस क्यू, तीसरा हो गया फिर आपका प्लस क्यू, फिर एक आपका आ गया माइनस, फिर आपका आ गया आपका एक प्लस, प्लस, अच्छा ये बाहर माइनस चला गया, सॉरी इधर ना देगा, प्लस इधर लिखा गया माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर ये अर्ध आ गया। देखिए तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पे आपका Q1 है तो माइनस Q1 यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्लस Q तो फिर यहाँ पे आपका माइनस Q हो जाएगी, समझ गए। तो सब पे जो चार्ज होता है ना, सॉरी Q1 लिखा गया, सब पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है इन सीरीज केस में। तो अगर यहाँ पे प्लस Q लेंगे तो यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा, इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे लेते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो मैं मान लिया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, C1 है, इसका पोटेंशियल V2 और इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका V3 और C3 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सिंपली बस यहाँ पर ये याद रखना, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या शो करता है कि ये एक, मान लीजिए कि ये एक तीसरे कैपेसिटेंस को, चौथे कैपेसिटेंस को शो करता है, और जो ये है ये इस पे भी चार्ज आपका क्या होगा प्लस क्यू, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस होगा वो आपका मान लीजिए मेरे V और C है। क्या है, V और C है। तो अगर आपका V और C है तो यहाँ पे आप इजीली बोल सकते हैं ना यहाँ से क्या कि इस केस में क्या होता है कि ये जो टोटल का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ये तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता था कि टोटल का टोटल जो आपका चार्ज होता था वो चार्ज के सम के बराबर होता था टोटल चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब वहां पे टोटल का टोटल जो आपका चार्ज होता था वो ऐड हो जाता है किसमें, वहां पे टोटल का टोटल चार्ज ऐड हो जाती थी। ठीक, तीन इंडिविजुअल पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ पैरेलल में टोटल चार्ज विल बी सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, ठीक है लिखिएगा, इन केस ऑफ सीरीज combination of condenser, case of series combination of condenser, the charges on each of the condenser are same,
सो सब पे सेम रहेगा, बट इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बी द algebraic sum of individual condenser individual पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडेंसर। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बोलेंगे। अगर ये हो जाएगा तो V बराबर आप ऑलरेडी बोल सकते हैं ना कि Q बराबर जब CV होता है तो यहाँ पे V बराबर Q बाई C1 बराबर V1 बराबर क्या होगा Q1 बाई C1। यहाँ पे V बराबर Q बाई C1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये V2 बराबर Q बाई C1, सॉरी ये Q बाई C होगा, Q बाई C1 प्लस ये आपका Q बाई C2 प्लस ये हो जाएगा Q बाई C3। सॉरी मुझे लग रहा है कि आप लोग को नीचे में नहीं दिख रही होगी, एक मिनट ऊपर वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा रब कर लेते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को दिख रही है ना, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे क्या ना, नीचे वाला पार्ट को मिटा लीजिए। ये जो V है ना, V को आप क्या लिख सकते हैं Q बाई C, वहां से, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी हमने पढ़ाया था बेसिक डेफिनेशन में Q बराबर CV, सो यू कैन राइट V बराबर Q बाई C। तो यहाँ पे लिखा। अब V1 वाला में क्या होगा Q1 बाई C1, तो Q तो मेरा सब में सेम ही है तो यहाँ पे C1 हो जाएगा, प्लस V2 में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। दैट इंप्लाइज दैट 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई 3। और ये इस तरह का एक्सप्रेशन कहाँ पर, इस तरह का आपको एक्सप्रेशन कहाँ ऑब्टेन करते थे, यही आप ऑब्टेन करते थे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस का बात हम लोग करते हैं, वहां पे वही हम लोग रेसिस्टेंस की बात कर लेते थे। चलिए, तो ये भी आपका आज के क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन का भी टॉपिक कवर हो गया। एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही छोटा है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कंडेंसर विथ इनर स्फीयर अर्थ। अगर इनर स्फीयर को हम लोग अर्थ कर देंगे तो उस केस में उसका कितना कैपेसिटेंस होगा उसका दर्शा करेंगे। वैसे ये पूछता नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, कभी कभी ये भी पूछ देता। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल कंडेंसर विथ इनर अर्थ। इनर अर्थ है तो उस केस में इसका क्या होगा वो चलते देखिए। तो मैं मान लिया कि कोई ये आपका कंडेंसर है जिसका पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है कि अगर नीचे में कोई इनर स्फीयर ले लिया, इसका रेडियस है और ये ऊपर वाला का रेडियस अगर मैं b मान लिया तो उस केस में ये मान लीजिए कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसको हम अर्थ कर दिए तो इसका कितना होगा कैपेसिटेंस, इसका चर्चा करना है। तो यहाँ पे सिंपली है here the charge is given to the outer surface, क्योंकि टोटल का टोटल चार्ज आउटर में देगा, इनर में तो आपका जीरो हो जाता है। टू द आउटर सरफेस hence it forms a capacitance, hence it forms a capacitance। क्योंकि देखिए इसके एयर में नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो नेगेटिव यहाँ पे चार्ज डेवलप करेगा तो आउटर सरफेस टोटल का टोटल चार्ज जो होगा वो आउटर पे विजुअलाइज होगा। अब आउटर पे जब ये शो करेगा, ये एपीएस होगा, तो डेफिनेटली किसको फॉर्म करेगा, कैपेसिटेंस को शो करेगा। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू कहां, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एज। तो अगर मैं यहां पे कहूं तो एज आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि कैपेसिटेंस इस केस में आपका क्या होगा, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू V। ये हमने बताया था लास्ट टॉपिक में जब हमने स्फेरिकल के केस में निकाला था वो। बट बोथ कैपेसिटेंस फॉर्म्स ए but both sphere forms a capacitance। जब दोनों आपका स्फीयर अगर कैपेसिटेंस को फॉर्म करता है तो इस केस में क्या होगा, सो यहां पे क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं C2 की बात करूं, नीचे आप लोग को दिख रही है, इधर लिखे तो हाँ,
तो यहाँ पे अगर मैं C2 की बात करूंगा तो इसके बारे में जानते हैं कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए होगा। लास्ट एक्सप्रेशन जब हमने स्फेरिकल के केस में ओपन किया था तो यही ओपन किया था, ठीक है, स्फेरिकल का केस का। और ये था आपका C1 के केस का, और एक आया था C2 के केस का। अब इसमें C1 जो आ जाता है आपका, ये ऊपर वाला आ गया और ये नीचे वाला मैंने ले लिया C2, तो C1 का कैपेसिटेंस ये आ गया, C2 का कैपेसिटेंस ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि टोटल कैपेसिटेंस की अगर बात किया तो टोटल कैपेसिटेंस बराबर क्या हुआ, इसको मिटा दे। यहां तक जब लिख लिए तो एक छोटा सा और लाइन लिख लीजिए, बस कहानी यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। सो टोटल कैपेसिटेंस जो होगा ये क्या होगा, सी दैट विल बी C1 प्लस C2। अगर मैं C1 की बात किया तो क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू b प्लस ये क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये भी डिवाइडेड बाय b माइनस a। अगर दोनों में हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो क्या बचा b प्लस a भी डिवाइडेड बाय b माइनस a। मतलब यहाँ पे टोटल का टोटल इफेक्टिव अगर इनर और आउटर दोनों स्फेरिकल सरफेस जो है वो अगर कैपेसिटेंस को फॉर्म करता है तो उस केस में आपका अगर आउटर का रेडियस a और इनर का रेडियस b होता है, सॉरी आउटर का रेडियस b और इनर का रेडियस अगर a होता है तो उस केस में टोटल कैपेसिटेंस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a हो जाता है। इस एक्सप्रेशन को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है वो करीब करीब खत्म हो गया। तो इसी के साथ आपका आज का क्लास में ओवर करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हो गया कंप्लीटली रूप से कवर हो गया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो मैग्नेटिज्म स्टार्ट हम लोग करेंगे, जो मैग्नेटिज्म होगा। फिर मैग्नेटिज्म के बाद हम लोग का एसी अल्टरनेटिंग करंट का डिस्कस करना होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग का जो ये फिजिक्स का टॉपिक था वो कंप्लीटली रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कवर हो गया। अब एक चीज और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जब आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक रहेगी, मुझे लगता है करीब करीब सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में अगर मैं चलूं तो सैटरडे संडे में जो होगी, सैटरडे एंड संडे की अगर मैं बात करूं तो सैटरडे संडे को करीब करीब आपका ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक, ओनली ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का। और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स का जो होगा ना, फिजिक्स का तो चलेगा ही, और मैं उसी क्लास में फिर मैथमेटिक्स का भी आप लोग का पूरी बुक का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करूंगा, जो कि करीब करीब आपका 3 से 4 घंटा क्लास लाइव चलेगा कंटिन्यू रूप से। और वो 3-4 घंटा क्लास कंटिन्यू रूप से हम रखेंगे, जिसमें ओनली मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे। बट इस क्लास में जो आपका अभी जो है फिजिक्स है, अप टू मुझे लग रहा है कि लास्ट जनवरी तक जो होगा आपका, सॉरी लास्ट दिसंबर तक में मैं आपका क्लास 12 का फिजिक्स पूरा कवर कर दूंगा। और फिर आपका जो नेक्स्ट क्लास रहेगा मैथमेटिक्स का, जो रिमेन्स पोर्शन बचा हुआ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों का जो होगा न्यूमेरिकल्स का, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड में पूछा जाएगा उसका मैं डिस्कस पर्टिकुलर वीडियो में कर दूंगा। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय। फिर मैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में मिलता हूं, जिसमें डिस्कस करना है फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिज्म का। थैंक्स ऑल ऑफ यू।